दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र केसरी। मेरा मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर है 7668073828। दोस्तों मैं आपके सामने एक दर्द भरा वीडियो लेकर के सामने आ रहा हूँ, जिसमें जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ कि रियल स्टोरी बता रहा हूँ। आप इसको सुनेंगे तो मुझे लगता है तारीफ़ करने से नहीं थकेंगे। ये जीवन की सच्चाई है। जीवन में मुझे ऐसा अनुभव पहली बार हुआ कि मैंने उस समय ऐसा अच्छा काम किया था। आज तक वो कहानी मुझे याद है। कहानी ये है कि मैं इलाहाबाद प्रयागराज में ट्रेन में सफ़र कर रहा था। इलाहाबाद से ट्रेन चली थी इलाहाबाद चुनार चौपन इलाहाबाद CCM पैसेंजर चली थी और मैं ट्रेन में बैठा हुआ था। ट्रेन चल रही थी, हर स्टेशन पे रुक रही थी। इलाहाबाद से जैसे ही ट्रेन चली नैनी रुकी और नैनी से फिर जैसे ही चली छिवकी आते आते उसमें एक सज्जन थे जो कि गुटखा खाए हुए थे, सफ़र कर रहे थे और ट्रेन के गेट में खड़े थे, गेट पर खड़े थे। जबकि रेलवे प्रशासन ये सबको हिदायत देता है कि पायदान पे यात्रा न करें, अपने जान को जोखिम में न डालें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप रेलवे में यात्रा करें, कभी भी पायदान पे यात्रा न करें, खिड़की से हाथ बाहर न निकालें, ट्रेन में गेट को पकड़ के ऐसे झूल करके ना देखें, क्योंकि कभी कुछ भी हादसा हो सकता है, जो कि इस दिन हादसा हुआ था। वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहानी लगभग 10 साल पहले की है। उसमें वो लड़का गुटखा खाया हुआ था। नशे का भी सेवन न करें। नशा नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। नशा नाश का दूजा नाम और तन मन धन तीनों बेकाम। यानी यदि आप नशा करेंगे तो आपका जिंदगी कम होना तय है। सिगरेट की केवल एक कस, हम लोग सिगरेट पीते हैं, जैसे आप लोग पीते हैं या जो भी पीता है, मैं सबके लिए नहीं कर रहा, फिलहाल मैं तो नहीं पीता हूँ, जो भी पीता है, सिगरेट की एक कस, एक फूंक जब आप खींचते हैं अपनी तरफ तो आपके जीवन का 6 सेकंड कम हो जाता है। अब आप सोच लीजिए कि एक सिगरेट में कितने कस होते हैं। जितनी बार उसको खींचेंगे, जितनी बार उसका धुआं अपने फेफड़े में लेंगे, उतने सेकंड आपका जीवन कम हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए दिन भर में आप कितना सिगरेट पीते हैं और कितने कस लेते हैं। उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को माइनस कर दीजिए आप, कि अगर आपकी एज अब 100 साल तो रही नहीं, उतने अच्छे पुरुष, महापुरुष या कोई भी अच्छे कार्य नहीं कर रहा है, सब गलत काम में लिप्त है। कुछ लोग ऐसे बचे हैं कि 100 में 2 मिलेंगे। ईमानदारी से कार्य करना, दूसरों को गलत साबित न करना, दूसरों को न सताना वगैरह वगैरह। तो नशा मत करिए आप। उसमें वो सज्जन गुटखा खाए हुए थे। अब गुटखा खाए हुए थे, अच्छी बात है उनके लिए। तो भाई गुटखा प्रेमियों के लिए, नशा प्रेमियों के लिए नशा पहला चीज़ है, उसके बाद दूसरा चीज़ सब कुछ है। वो गुटखा खाए हुए थे। गुटखा खाने के बाद उनकी थूकने की आदत थी। जहाँ देखो यहाँ थूको, जहाँ थूको वहाँ थूको, हमेशा थूकते ही रहते थे। और जो कि आई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, सब ने कह दिया है, कोरोना ने बता दिया है सबको, यहाँ वहाँ इत्र तत्र वत्र न थूकें, कहीं भी न थूकें, क्योंकि जहाँ थूकेंगे वहीं कोरोना पैदा हो जाएगा। समझ रहे ना आप मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोरोना कहवा रहा है। कहीं पे इधर उधर न थूकें। और वो सज्जन गुटखा खाए हुए थे। ट्रेन में जैसे ही गेट के बाहर ऐसे निकल के पिच, जैसे ही पिच किए, थूके, तो थूकने पे क्या हुआ जानते हैं? वो तो गुटखा थूक दिए 10 साल पहले। और जैसे ही थूके, ट्रेन के बगल से एक खंभा आया, मारा पाट से, और नीचे सीधे गिर पड़े।
अब भाई साहब नीचे गिर पड़े, लोग चिल्लाने लगे जो और लोग गेट पे थे। और जब चिल्लाने लगे तो फिर वो सज्जन तो नीचे ट्रेन से, चलती ट्रेन से गिर गए। और गिर गए, फिर हमारे दोस्त लोग थे, हमने ट्रेन की चैन पुलिंग की और ट्रेन रुक गई वहीं छिवकी में। छिवकी में जब ट्रेन रुक गई तो फिर वहाँ मेरे और भी साथी थे, वो लोग ट्रेन से तुरंत उतरे, उस सज्जन को हाथ पैर पकड़ करके उनको ले गए। वहाँ पे छिवकी के एक स्टेशन के नज़दीक में एक हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटल में ले गए उनको एडमिट करने के लिए। हम भी साथ में उतर करके गए, ट्रेन वहीं खड़ी थी, सारे लोग, ट्रेन वहीं खड़ी थी, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों का। हम लोग गए हॉस्पिटल में जब एडमिट कराने के लिए छिवकी हॉस्पिटल में, तो वहाँ के डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं इसको एडमिट नहीं करूँगा, ये पुलिस केस है। मैंने कहा ओए एडमिट कर ले, मर जाएगा ये, एडमिट कर ले, फिर मैं पुलिस केस कर रहा हूँ, पुलिस केस होता रहेगा, जान तो बच जाए पहले। तो फिर हम लोग जो है उस डॉक्टर को बोले भैया एडमिट कर लो, आगे कागजी कार्रवाई पूरी होती रहेगी, FIR होता रहेगा, जो भी, पहले जान तो बचाओ, मर जाएगा ये, FIR होते होते, पुलिस आते आते, पहले जान तो बचाओ इसकी। तो फिर वो लोग ज़बरदस्ती, हम लोग जब ऐसे किए तो वो डॉक्टर उसको एडमिट कर लिए। एडमिट करने के बाद फिर हम लोग आ गए अपना आराम से, ट्रेन में बैठ गए। फिर ट्रेन वहाँ से जैसे ही खुली, थोड़ी ही दूर चली थी, करछना अगला स्टेशन था। जैसे ही छिवकी से ट्रेन खुली, ट्रेन कुछ ही दूरी पर गई तो उस ट्रेन में एक बच्चा बैठा था जो लगभग 2.5 से 3 साल का था। वो ट्रेन के जनरल बोगी में, हम तो ऊपर वाली सीट पे बैठे हुए थे जिस पे लोग सामान रखते हैं, लेटते हैं, तो एक तरफ हम बैठे थे और एक तरफ वो बच्चा बैठा था। तो वो जो बच्चा बैठा था, वो बच्चा हमसे क्या कहता है, अरे अंकल जी, अरे अंकल जी, हमारे चाचा गेट पे यहाँ पे खड़े थे, कहाँ गए? हमारे चाचा जो गेट पे खड़े थे कहाँ गए? तो हम कहते तुम्हारे चाचा? कौन चाचा? तो बोला कि वो जो गेट पे खड़े थे, तो हमको तुम्हारे चाचा थे। तो हमको पता लग गया कि उस लड़के के वो चाचा थे। तो हमने कहा बेटा वो तो गिर गए ट्रेन से, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। कहा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया? नहीं, हमको उनके पास ले चलो। तो फिर अब ट्रेन तो चली चुकी थी, अब दोबारा ट्रेन कैसे रोकें? तो फिर चलते चलते, बात करते 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 फिर उससे मैंने पूछा वो तुम्हारे चाचा थे? बोला हाँ। तो मैंने बोला और कौन है तुम्हारे साथ? तो बोला कोई नहीं है। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? तो बोला मौसी की शादी में मिर्ज़ापुर जा रहे हैं। तो हमने कहा जब मिर्ज़ापुर जा रहे हो तो वो तुम्हारे चाचा थे? बोला हाँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा तुम अपने घर का पता जानते हो? तो बोला अंकल हाँ, घर का पता मीरापुर में रहता हूँ मैं, और मीरापुर में रहता हूँ, और बम्बई में मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ से आया था गांव में, और फिर गांव से मैं मौसी की शादी में मिर्ज़ापुर जा रहा हूँ, मीरापुर में मेरा घर है। तो मैंने कहा घर का पता जानते हो? कह रहा घर का पता तो नहीं जानते। तो हमने कहा स्कूल में पढ़ते हो बेटा? तो बोला हाँ पढ़ते हैं। तो और लोग उससे, बहुत लोग पूछने का प्रयास किए, जितनी सवारी बैठी थी वहाँ पे, उससे बच्चे से पूछने का प्रयास की। तो बच्चा घबरा गया था एकदम। भाई 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा क्या करेगा, घबरा गया था। तो वो सब पूछ रहे थे कहाँ रहते हो, क्या नाम है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा भाई हटो, ये बच्चा घबरा जाएगा, तुम लोग हटो। मैंने तुरंत डायरी निकाली और एक डायरी में उससे पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया, मैंने उसका नाम लिख लिया। फिर पूछा बेटा तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो उसने अपने पापा का नाम बताया, मैंने उसके पापा का नाम लिख लिया। तो फिर मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? तो बोला मीरापुर में मेरा घर है। मैंने कहा मीरापुर में कहाँ अंकल, ये तो नहीं पता मुझे। तो मैंने कहा बेटा यहाँ कोचिंग कहीं यहाँ पढ़ते हो कहीं पे? तो बोला हाँ, ये कि वो स्कूल है उसी में कोचिंग में पढ़ता हूँ। और स्कूल का उससे नाम पूछा तो उसने स्कूल का नाम बता दिया। ये कहिए कि वो स्कूल का नाम बता दिया। अपने बच्चे को हमेशा तेज रखना चाहिए। स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, उनका नाम, अगर 2 साल से 3 साल से बच्चे छोटे हैं तो उनका नाम, पिता का मोबाइल नंबर, पता हमेशा लिख करके उनके जेब में डालें, ताकि बच्चे कभी भी, मेले में आप घूमने जाते हैं, गुम हो जाते हैं, आप इधर घूमते रहते हैं, वो मदारी का खेल देखने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, इधर उधर दोनों में आपस में भटक जाते हैं। आप बच्चे को ढूंढते हैं, बच्चा आपको ढूंढता है, दोनों लोग भी छुट जाते हैं। तो इसलिए हमेशा 2 से 3 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके जेब में ये सब लिख करके रखें, ताकि आपके बच्चों को, पब्लिक को पहुंचाने में आसानी हो सके। मोबाइल नंबर रहेगा तो पहुंच तो जाएगा बच्चा आपके घर।
इसीलिए संदेश देना चाहता हूँ सबको, बच्चे के, छोटे बच्चों के जेब में कहीं भी घूमने निकले उसके जेब में नाम, मोबाइल नंबर, पता लिख करके डाल दें। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो वो बच्चा मुझे जब कोचिंग का एड्रेस जब मुझे बता दिया वो स्कूल का, तो मैंने कहा बेटा चलो तुम्हारे घर पहुँचा दो। तो मैंने जब उससे बोला चलो बेटा तुम्हारे घर पहुँचा दूँ, तो बेटा वो बोला कि वो बोला अंकल जी मेरे घर में तो ताला बंद है। तो मैंने कहा ताला बंद है? तो बोला हाँ। तो बोला कि सब लोग मौसी की शादी में मिर्ज़ापुर गए हैं ना, हम और चाचा जी थे और हम लोग भी जा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा। बोला मेरे घर में तो ताला बंद है। तो मैंने कहा ताला बंद है कोई बात नहीं, चलो तुमको तुम्हारे चाचा के पास पहुंचा दूँ। बोला हाँ चाचा के पास ले चलो। मैंने कहा बेटा चाचा तो तुम्हारे गिर गए थे ट्रेन से, उनके सर में चोट लगी है, तो चोट देख के रोओगे तो नहीं? तो बोला नहीं 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 रोऊंगा मैं। तो फिर मैं जो है वहाँ गया, वहाँ तो वहाँ जब मैं गया तो स्टेशन मास्टर करछना पहुँची थी ट्रेन, वहाँ से बच्चे को मैंने उतार लिया। फिर करछना एसएम से बात किया स्टेशन मास्टर से, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात छिवकी में हो गई है और मुझे कोई गाड़ी रुकवा के बैठा दीजिए, मैं इस बच्चे को मीरापुर पहुँचा दूँ, या वहाँ ताला बंद है तो स्कूल में कोचिंग में पहुँचा दूँ, वहाँ से बच्चा तो घर पहुँच ही जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे एक मालगाड़ी रोकी, मालगाड़ी के इंजन में मुझे बैठा दिया। मालगाड़ी इंजन में मुझे बैठाने के बाद वो ड्राइवर को सहेज दिए कि देखो इनको इलाहाबाद, वहाँ नैनी वहाँ पे उतार देना, नहीं सॉरी, इनको वहाँ उतार देना, इलाहाबाद स्टेशन पे उतार देना, इनको गेट के बाहर निकाल देना ताकि ये बच्चे को घर तक पहुँचा सकें। तो जैसे ही वहाँ छिवकी से गाड़ी चली, वो इलाहाबाद पहुँचने के पहले छिवकी पहुँचने वाली थी, तो बच्चा बोल रहा है मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो मैंने कहा बेटा तुमको ले जा रहे हैं तुम्हारे घर ले जा रहे हैं, और कहाँ? तो स्कूल में ले जा रहे हैं, यहाँ तो पढ़ते हो। तो वो बच्चा बोलता है कि आज तो सैटरडे है, स्कूल कोचिंग स्कूल तो बंद हो गया है ना, तो कैसे वहाँ पे जाओगे, बंद होगा, सब गेट वोट बंद होगा। तो मैंने कहा हाँ यार आज तो सैटरडे है। तो फिर मैंने कहा अच्छा बच्चा चलो तुम्हारे घर पहुँचा दें। तो बोल रहा है मौसी के शादी में सब गए हैं, घर में तो ताला बंद है, कैसे जाओगे? तो अंकल मुझे मेरे चाचा के पास ले चलो। तो मैंने उसको खूब समझाया बुझाया, बेटा चोट देख के रोना मत, मैं चाचा के पास ले चल रहा हूँ। तो मैंने ड्राइवर से बोला भैया ट्रेन यहीं रोक दो और मुझे यहीं पे उतार दो, मैं इसके चाचा के पास जाऊँगा, बच्चे को सौंप दूँगा। और चाचा तो उसके एडमिट करा के आया हूँ, कोई ना कोई तो आया ही होगा। तो जैसे ही मैं छिवकी के अस्पताल में पहुँचा बच्चे को लेकर के, तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। क्यों कि उसके रिश्तेदार वगैरह दोस्त वगैरह वहाँ आ गए थे। उसके जेब में डायरी था, उसमें सबका फ़ोन नंबर पता सब लिखा था। डॉक्टर लोग सब लोग फ़ोन करके पुलिस सब बुला दिए होंगे, सब लोग आ गए थे। तो फिर मैं बच्चे को लेके जब वहाँ पहुँचा, 100 लोग बच्चे को देखे बड़ा खुश हो गए, कहे कि अरे भैया तू कैसे लेके आई गए ये बच्चा के, एक सब ढूंढत हैं, हुआ ट्रेन मिर्ज़ापुर में खड़ी बाटे और हुआ सब ढूंढाई करे हैं कि बच्चा चलो वो तो गिरा कैसे सवारी जो बैठी रही वहाँ ट्रेन में, तो वो सब बताई दिए वहाँ कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया छिवकी में। तो वहाँ सब बताई दिए। तो फिर वहाँ फ़ोन हो गया, तो वहाँ से फ़ोन आई यहाँ जगह, तो सब लोग आई गए रहन हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में सब लोग आई गए तो सब लोग बच्चा के देखे न अपने, तो बहुत खुश हो गए, कहें बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चे को पहुँचा दिए। हमारे हाथ में समझ लीजिए 2-2 ठो झोला था, सामान था दुकान का। मैंने जो है उस बच्चे को लेकर के वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया और हॉस्पिटल में उसके चाचा को तो चोट लगी हुई थी, एडमिट थे, और उसके परिजन जो आए हुए थे वो लोग मुझे बहुत धन्यवाद दिए। जीवन में ऐसे कार्य हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। वो घटना मुझे दोस्तों आज तक नहीं भूला है। मैंने उस बच्चे को वहाँ पहुँचाया, उसके बाद फिर वहाँ से अपना दोनों झोला माल भरा था उसमें, और वो लेकर के फिर मैं अपने घर को गया। रात में पहुँचा हूँ अपने घर में, और उसके बाद उस दिन मुझे नींद नहीं आई। उस दिन मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे लगा कि जीवन में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, अपने जीवन पूरी जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, और वो घटना मुझे आज तक नहीं भूली है मुझे दोस्तों। और अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचाइए कि दूसरों की मदद करें, और ट्रेन में जब बैठें पायदान पे यात्रा न करें, गुटखा न खाएं, और हमेशा सतर्क होकर रहें। मोबाइल व्हाट्सएप मैंने आपको बता दिया है, कोई भी अच्छाई होगी आप हमें सजेशन कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और धन्यवाद, यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। और भी आगे वीडियो में डेली 1-2 वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूं, और आपसे सुझाव यही रहेगा
कि यह सब जानकारी पब्लिक में होनी चाहिए। पब्लिक में जानकारी होने से जागरूकता बढ़ती है, लोगों में एक दूसरे की भलाई करने के लिए, एक दूसरे का सेवा करने के लिए लोगों में हिम्मत होता है, लोग जागरूक होते हैं। अच्छे कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कोरोना का जन्म क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसका अंत कब होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़, इसको ध्यान से सुनना। आप समझ लीजिए कि हर 100 साल में एक महामारी जरूर आती है। जब हर 100 साल में एक महामारी जब जरूर आती है तो आप समझ लीजिए कि वो समय आ गया है, 100 साल पूरा हो गया है। अब आप समझ लो ये कि कोरोना जैसी बीमारी आई क्यों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि कोरोना ये आता ही ना। आप समझ लीजिए इतना पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ गया है, अपना भारत में, अपने हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है जिसकी कोई हद नहीं है। चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार, जानवरों को मार के खा जाना, हाँ, मछलियों को, मुर्गों को, बकरों को, हाँ, कीड़ा बिच्छी, चाइना में देख लीजिए, हाँ, कौन कौन से जानवर, चमगादड़, न जाने क्या क्या लोग खा रहे हैं। क्यों डॉक्टर साहब, कितने चीज़ लोग खा रहे हैं, बताइए। ये जानवर हैं, हाँ, जानवर हमारी सुरक्षा करते हैं, जानवर हमारी देख रेख करते हैं, जानवर को पाला जाता है। जानवर क्या, सब व्यक्ति से प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, खिलाना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, किसी को सताना मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन लोग जानवर को मार के खा जाते हैं। क्या हमारे देश में अन्न का भंडार कम हो गया है? खाना नहीं है, लोग जानवर का सेवन करते हैं, उससे बॉडी बनती है क्या? क्या अपने अन्न में बॉडी में ताकत नहीं है? अन्न सेवन करने से दूध में ताकत नहीं है? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जानवरों को मत सताएं। ये उन्हीं जानवरों का श्राप है, ये उन्हीं जानवरों का श्राप है। कोरोना कोई रोड पे ना निकले। जैसे तुम हमको मार करके खाए हो ऐसे तुम तड़प तड़प के मरोगे। तुम क्या, पूरे खानदान तड़प तड़प के मरोगे। मेरी आपसे यही अपील है कि जानवरों को न मारें, न सताएं, न काटें, न खाएं। अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, काजू किशमिश बादाम खाएं, दूध पिएं, रोटी खाएं, दही खाएं, चावल खाएं, तमाम चीज़ खाएं, पिज्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, इडली खाएं, डोसा खाएं, सब कुछ खाएं। खाते खाते खुशियाँ मनाएं। हैं, जरूरी है जानवरों को खाना, बकरा, अंडा, मुर्गा, गोश्त, ये सब। शाकाहारी बने, चना खाइए, जो खाए चना रहे हमेशा बना। बताइए गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। इसीलिए जानवरों को मत काट के खाइए, ठीक है। और ध्यान रखिए, हमेशा शाकाहार बनिए, किसी को मत सताइए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन से गरीब वर्गों को, मजदूरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। आप समझ लीजिए दुकानें बंद हो गई, नौकरी छूट गई कितने लोगों की, कितने लोग गांव भाग गए। जहाँ साधन से लोग पैदल, कभी कोई पैदल नहीं चला था, कहीं बेचारे पैदल जा रहे हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं, माल लेके जा रहे हैं। कितने यहाँ दिल्ली में, मुंबई में, पूरे भारत में कमरे खाली हो गए। कितने मकानदार, हाँ, किराए से उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनको अब किराया नहीं मिल रहा है, कोई किराएदार उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा शहर खाली हो गया है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा गिनाने की बात छोड़ो, बंगलौर, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। क्यों भाई? पूरा देश जानता है, सब कमरा खाली हो गया। नौकरी कितने लोगों की छूट गई। पैसे लोग बाहर कमाने क्यों आते हैं? किस मजबूरी से आते हैं? बहन की शादी करना है, बेटी को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, क्या क्या मजबूरी से लोग बाहर आते हैं। लेकिन कोरोना भैया सबको खा गया। सुधर जाओ, सुधर जाओ। चना के संग में घुना पिस रहा है। बताइए, चना के संग में घुना पिस रहा है। हम लोग शाकाहारी हैं, आप लोग शाकाहारी हैं तो ठीक है, नहीं तो जो खाया है काटेगा कौन? बाप गलती किया है तो नाती भोगेगा, और नाती गलती करेगा तो उसका नाती भोगेगा, बेटा भी भोगेगा। तो यही होता है पितृदोष, मातृदोष, पुत्र दोष, जानवरों का दोष। तो ये जानवरों का श्राप है, कोरोना। कोई रोड पे ना निकले। तो दोस्तों मेरी आपसे यही विनती है, किसी भी जानवरों को न सताएं, न मारें, न काटें, न खाएं। अब भी समय है, सुधर जाइए, नहीं धरती फटेगी नहीं। यही है प्रलय। प्रलय क्या है? प्रलय का मतलब ये थोड़ी धरती फटेगी, घुस जाएंगे उसमें, सब उलिया जाएंगे, ये नहीं है। प्रलय यही है। बताइए, पहले 5 साल 10 साल में एक बार भूकंप आता था भैया, हाँ, और अब क्या हाल हो गया है? साला 1 महीने में 5 बार भूकंप, मामूली बात है। और भी तीव्रता 3.5 तीव्रता स्केल पे नापा गया है। 4.5, 5.5 मामूली बात है भूकंप आना। 1 महीने में 5 बार भूकंप आना क्या है? ये प्रलय की निशानी है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो
भाई साहब धन दौलत रखा रह जाएगा, कोई इलाज अभी तक मिल नहीं पाया है, कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है अभी। लाइक कर दे। हाँ, और इसलिए कितना भी दौलत आपके पास रखा हुआ है, इलाज आप नहीं करवा सकते अपना, क्योंकि जब दवाइयाँ ही नहीं बनी तो इलाज कैसे कराओगे, नहीं करा पाओगे आप। इसलिए धन दौलत जितना रखे हो दूसरों की मदद करिए, सहयोग करिए, लोगों की सैलरी दीजिए, लोगों को पैसा मत काटिए। हाँ, लॉकडाउन में आपको नुकसान हुआ है मानते हैं, लेकिन गरीब वर्गों को, मजदूर वर्गों को, कर्मचारियों को अपने सैलरी दें, किस्तों में दे दें, बाद में दे दें, उनका पैसा बिल्कुल न काटें। और जो नौकरी अब थोड़ी थोड़ी दुकानें जो खुल रही हैं वो उनको नौकरी से न निकालें, उनको पैसा दें, आगे वाली सैलरी पूरा दे दें, पीछे वाली सैलरी किस्तों में धीरे धीरे करके दे दें। भाई नुकसान फ़ायदा तो हमेशा लोगों का कहना है, व्यापारी लोग कहते हैं हमको फ़ायदा नहीं हुआ, दुकान बंद था तो हम बंद कर दिए, तो हमको जब फ़ायदा नहीं हुआ हमको भी तो सैलरी चाहिए, हमको भी तो खर्चा चाहिए, आधा सैलरी देंगे, हाँ, कि नौकरी से निकाल देंगे, कि कहेंगे कि हम नहीं कमाए तो तुमको कैसे दें। अरे नहीं कमाए तो तुमको कैसे दें, और जब ढेर कमाए थे तो क्या ढेर दे रहे थे क्या, तब भी तो वही 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 दे रहे थे हैं। और आज 3 महीने में परेशानी क्या आई, सैलरी आधा कर दिए हैं। भाई साहब कोरोना किसी को छोड़ेगा नहीं, सीधे घुस जाएगा अंदर और पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा। कितने जगह हो गया है, एक ही घर में सब लोग तहस नहस हो गए हैं। एक आदमी केवल बचा था, एक आदमी केवल बचा था, बहुत बड़ा करोड़पति था, अरबपति था, उसके घर में सब लोगों को कोरोना हो गया, वो जिंदा था, केवल वो बच गया था। उसके बाद भाई साहब उसने आत्महत्या कर ली, छत से कूद करके आत्महत्या कर ली, सारा दौलत पड़ा का पड़ा रह गया। ये जान लीजिए गलत तरीके से कमाएंगे, अकूत की कमाई कमाएंगे, चोर लुटेरा बच्चे अपंग पैदा होंगे। हाँ, ये मेरा श्राप है, मुझे क्रोध लगता है ऐसे व्यक्ति पे जो किसी को सताता है। तो आप सबको टाइम से सैलरी दीजिए, किसी को नौकरी से ना निकालें, दुख परेशानियाँ आती रहती हैं। भगवान करे, मेरी दुआ है आप लोग को पास बहुत धन है और भगवान करे उसका 100 गुना धन भर जाए। हाँ, आप लोगों को भोजन कराइए, आप लोगों की सेवा भावना रखिए, आप लोगों को नौकरी पे फिर से रखिए, फिर ज़िंदगी पटरी पे धीरे धीरे आ जाएगी। 2-4 महीने की बात है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन हम गरीब वर्ग बाहर से आए हुए हैं भैया, 10-5 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा किराया निकाल देंगे, थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा बचाए रहेंगे, तो उसको भेज देंगे, गाँव पे भेज देंगे पैसा, कि गरीब जो हमारे फैमिली वाले हैं जो भी हैं वहाँ पे कुछ उसका उपयोग कर लेंगे उस पैसे का। और तुम आधा अगर सैलरी हमको दोगे, हाँ कहोगे नौकरी से निकाल दोगे, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए भैया। ये मत सोचो कि घरों से बाहर वो निकला है तो वो भोगेगा, उसको कोरोना हो जाएगा। नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने मोहल्ले में किसी को भी बाहर निकलने से मना करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और सबको कहिए भैया लॉकडाउन चल रहा है तो आप भी हम लाख हैं, आप भी लाख रहिए। जब आप निकल जाएंगे, आपको कोरोना हो जाएगा, तो आप जहाँ दूध लेने जाएंगे वहाँ हम भी दूध लेने जाएंगे, तो हमको भी कोरोना आ जाएगा। आप वहाँ सब्जी लेने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, घंटी बजाएंगे, हम भी घंटी बजाएंगे, तो हमको कोरोना हो जाएगा। ये मत सोचिए दोस्तों कि वो जा रहा है तो वो भोगेगा, वो जा रहा है तो वो तो भोगेगा ही भोगेगा। इतनी बड़ी लेकिन उसके दोस्त रिश्तेदार जो कि आपके दुश्मन भी होंगे, कहीं ना कहीं से घूम फिर करके वो आपके पास ले करके कोरोना आ ही जाएंगे। आज नहीं तो 6 महीने बाद आना ही है कोरोना। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कम से कम बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अपनी हाथों को बार बार साबुन से धोइए, या सैनिटाइज़र अगर उपलब्ध है सैनिटाइज़र से हर 20 मिनट में 20 सेकंड धोइए, और मुंह पे मास्क लगा के रखिए। हमेशा जब भी कहीं निकलिए मुंह पे मास्क लगा के रखिए। किसी भी व्यक्ति को खांसी आता है उससे आप बचिए, आपको खांसी आता है आप दूसरे को बचाइए, क्योंकि आपको खांसी आता है दूसरे को नहीं बचाएंगे तो फिर वो आपके परिवार में किसी को छू लेगा, वो दूध वाला, सब्जी वाला, फेरी वाला, कोई ना कोई तो होगा ही ना। तो इसलिए सतर्क रहिए, सुधर जाइए, भगवान से यही प्रार्थना करिए हम आज से किसी को सताएंगे नहीं, सबसे मिलजुल के रहेंगे, सबका सहयोग करेंगे, सबको मिल बांट के खाना खिलाएंगे, सबको अच्छे व्यवहार से मिलजुल के रहेंगे। बोलिए भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में न होते दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ ये कोरोना का कहर और ज़्यादा बढ़ जाता, और ज़्यादा लोगों पे कहर बरसता, कितने लोग तबाह हो जाते।
इसलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने रहते समय लॉकडाउन किया और पूरे भारत को बचाया है। और आज नरेंद्र मोदी जी WHO के चेयरमैन हैं। WHO के चेयरमैन हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मेरी आपसे यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, सहयोग करिए, अपील करिए, विनती करिए कि वो इसी तरह के आगे कार्य करते रहें। बहुत ही अच्छे पीएम हैं। आप जान लीजिए, इससे अच्छा पीएम न मिला था, न मिला है, न मिलेगा। इसलिए इनको पूरा सपोर्ट करिए। कोई भी इनको हरा ना सके। तो ये कोरोना को हटाएंगे ही नहीं, जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये यहाँ गार्ड साहब ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, रात को जग रहे हैं। धन्य है वो डॉक्टर जो भगवान के रूप हैं, सेवा कर रहे हैं। अपने परिवार का मोह माया है, लेकिन वो लोग ड्यूटी निभा रहे हैं ईमानदारी से। गार्ड साहब हैं, रात को जग करके ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी है। इन सबों को आपका साथ चाहिए। पुलिसकर्मी हैं, आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले लोग हैं, अन्य पब्लिक हैं जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको धन्यवाद करिए, सुरक्षा कर रहे हैं। आप लोग हंसी मजाक में न लीजिए। लोग देखते हैं रात भर टहलते रहते हैं। इसलिए हमेशा ईमानदारी से सबका साथ, सबका विकास। जय हो भारत माता की जय। अपनी वाणी को दोस्तों यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगला वीडियो फिर बनाऊंगा, फिर आपको भेजूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।